डैड ने एक गहरी आह भरी। उनके चेहरे पर एक पुराना दर्द और राज साफ झलक रहा था। तुम्हारे और सोफिया के पैदा होने से पहले ही तुम दोनों की सगाई तय हो गई थी। यह तुम्हारी माँ की आखिरी ख्वाहिश थी, वरना मैं तुम्हें थॉर्नटन खानदान में शादी करने के लिए कभी नहीं कहता। डैड जब भी उन दिनों को याद करते, उनके चेहरे पर एक अनजाना खौफ साफ दिखता था। अपनी माँ की ख्वाहिश के बारे में सुनकर मैं खामोश हो गया। न्यू ईयर की शाम को मैं सोफे पर बैठकर सोफिया को मैसेज भेज रहा था, हैप्पी न्यू ईयर। उसने बस एक शब्द में रिप्लाई दिया। मैंने मुस्कुराते हुए टाइप किया, आज डैड खुद डिनर बना रहे हैं। काश तुम यहाँ होती तो हमारे साथ खा पाती। सोफिया का तुरंत जवाब आया, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। मुझे याद आया कि उस दिन मिसेस थॉर्नटन खुद उसे लेने आई थी। मैंने पूछा, तुम्हारे घर वाले कुछ कहेंगे नहीं? उसने सादगी से कहा, नहीं, उसके पिता काम में बिजी थे और न्यू ईयर के प्रोग्राम की वजह से घर पर नहीं थे। मुझे लगा वो मजाक कर रही है, पर रात को वाकई दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला तो सामने सोफिया खड़ी थी। मुझे देखते ही उसने एक लाल लिफाफा आगे बढ़ाया। हैप्पी न्यू ईयर, मैंने उसे अंदर लेते हुए कहा। शुक्रिया, तुम सच में आ गई। सोफिया मुस्कुराई। उसे याद था कि लेकवुड से निकलते वक्त एला ने मेरे साथ न्यू ईयर मनाने की बात कही थी, पर मैंने बिना सोचे उसे चुना था। वह बस उस पल को जीना चाहती थी। मैं किचन में गया जहां डैड एप्रन पहनकर खाना बना रहे थे। डैड, सोफिया आई है। डैड बाहर आए और सोफिया को देखकर मुस्कुराए। अरे सोफिया, आओ बैठो। सोफिया बोली, मिस्टर क्रीम, मैं आपकी मदद करूं? डैड ने हाथ हिलाया। नहीं नहीं, सब हो गया है। बस चक्कर बताना कि इतने सालों बाद मेरे हाथ का स्वाद वैसा ही है या बिगड़ गया। मैं सोफिया के बगल में बैठ गया। मेरे डैड बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। सोफिया ने धीरे से कहा, मुझे पता है। मैं हैरान रह गया। तुम्हें कैसे पता? क्या तुमने पहले कभी खाया है? सोफिया ने मुझे देखा पर कुछ कहा नहीं। उसे याद था कि एक वक्त था जब वो ग्रीन हाउस में ही रहती थी और डैड रोज उन दोनों के लिए खाना बनाते थे। बाहर वो कितने ही बड़े बिजनेस टाइकून हो, पर घर में वो एकदम साधारण पिता थे। बीता हुआ कल कल मेरे लिए ये न्यू ईयर पिछले जन्म के हर साल से अलग था। पिछले जन्म में मैं एक छोटे से कमरे में अकेला, बीमार और लावारिस पड़ा रहता था। ना कोई अपना था, ना कोई चाहने वाला। आज मेरे सामने मेरे पिता थे और बगल में वो लड़की जिसे मैं चाहता था। डैड, मैं कॉलेज के लिए किसी टॉप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहता हूँ। डैड खुश हो गए। जरूर, मेरे बेटे में अब महत्वाकांक्षा दिख रही है। तुम्हारे ग्रेड्स इतनी जल्दी सुधरे, ये आसान नहीं था। मुझे लगता था तुम मेरी तरह बुद्धू हो, पर अब लगता है तुम अपनी माँ पर गए हो। डैड की पढ़ाई कुछ खास नहीं थी, पर मेरी माँ, वो आईवी लीग की टॉप स्टूडेंट थी और न्यूयॉर्क की मशहूर वकील थी। मैं पूछा, क्या माँ बहुत स्मार्ट थी? डैड का सीना फख्र से चौड़ा हो गया। बेशक, वो अपने कॉलेज में मशहूर थी। हजारों लोग उनके पीछे पागल थे और वकील होने के नाते भाई, बहस में तो उनसे जीतना नामुमकिन था। मैं उनसे कभी एक दलील नहीं जीत पाया। मैं मुस्कुरा दिया। डैड ने आगे कहा, उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी कोई केस नहीं हारा, सिवाय एक के। डैड का चेहरा अचानक बुझ गया। उन्होंने तुरंत बात बदली, छोड़ो ये सब, चलो टोस्ट करते हैं। डिनर के बाद डैड थोड़े नशे में थे। सेक्रेटरी यान उन्हें आराम कराने ले गए। मैं और सोफिया नीचे लिविंग रूम में न्यू ईयर गाला देख रहे थे। मैंने सोफिया से पूछा, तुम्हें क्या लगता है मेरी माँ कैसी इंसान रही होंगी? मुझे उनके बारे में कुछ भी याद क्यों नहीं आता? सोफिया आज बहुत शांत थी, खासकर जब से डैड ने मेरी माँ का जिक्र किया था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता छा गई थी, जैसे वो कुछ ऐसा जानती हो जो मुझे अभी तक नहीं पता था। अब मुझे इस सवाल से परेशान देखकर सोफिया ने मेरी तरफ देखा और कहा, अगर तुम्हें याद नहीं आ रहा है तो इसके बारे में मत सोचो, शायद तुम्हें किसी दिन याद आ जाएगा। मैंने उसे देखा। सोफिया, तुम कितनी खूबसूरत हो। मैं उसके सहारे झुक गया। मुझे थोड़ी नींद आ रही है। मैंने असल में आधी रात तक जागने का प्लान बनाया था। सोफिया ने कहा, एक नैप ले लो, समय होने पर मैं तुम्हें जगा दूंगी। मैंने सिर हिला दिया।
मुझे सोए हुए ज्यादा देर नहीं हुई थी कि मेरा फोन बज उठा। सोफिया इसे मेरे लिए साइलेंट करना चाहती थी। उसने फोन उठाया और देखा कि एला ने मुझे एक मैसेज भेजा था। जैक, हैप्पी न्यू ईयर। ये मैसेज देखकर सोफिया ने भी कोई शराफत नहीं दिखाई, सीधे उसे डिलीट कर दिया। क्योंकि सेमेस्टर काफी जल्दी शुरू हो गया था, सोफिया और मैं न्यूयॉर्क में थे और हमें लैंटर्न फेस्टिवल से पहले लेकवुड लौटना पड़ा। जाने से पहले मैंने अपने डैड के साथ डिनर किया, अपनी पास्ट लाइफ को याद करते हुए कि कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम से पहले मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया था। मैंने उनसे कहा, डैड, जब मैं कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम दे रहा हूं, तो क्या आप एक महीने पहले से ऑफ लेकर मेरे साथ घर पर रह सकते हैं? डैड ने मेरी तरफ देखा। मैं बहुत बिजी हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए किसी और को भेज सकता हूँ। मैंने मना कर दिया। डैड, ये मेरे जीवन का एक इंपॉर्टेंट इवेंट है, आप लेजी नहीं हो सकते। अगर आप एग्री नहीं हुए तो मैं आपसे मैड नाराज हो जाऊंगा। मेरा सीरियस एक्सप्रेशन देखकर जैक के पापा ने कहा, तुम्हें सचमुच मेरे आने की जरूरत है? क्या सोफिया तुम्हारे साथ ठीक नहीं है? मैंने सिर हिलाया। ये वैसा नहीं है, मुझे बस ऐसा लगता है कि अगर आप मेरे साथ होंगे तो मैं ज्यादा इजी फील करूंगा। आपको आना ही होगा, एक महीने पहले, याद है ना? मैं बस यही उम्मीद कर रहा था कि मैं अपने पापा की किस्मत बदल सकूं। मेरी प्लीडिंग पर पापा मान गए। सोफिया और मैं एक साथ लिक्विड लौट आए। जैसे ही मैं कार से उतरा, मैंने एला को देखा। मुझे लगा कि पिछली बार जो हुआ, उसके बाद मेरे और एला के बीच सब खत्म हो गया है। उम्मीद नहीं थी कि वापस आते ही उसे देखूंगा। खुशनसीबी से सोफिया वहां नहीं थी। वह एयरपोर्ट से सीधे अपने घर चली गई थी, वरना एला को देखकर वह फिर से अनहैप्पी हो जाती। एला ने हाथ आगे बढ़ाया। मैंने पूछा, तुम क्या कर रही हो? उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें बहुत जेंटल थीं। लॉन्ग टाइम नो सी, क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आती? मैंने जवाब दिया। मुझे लगा कि पिछली बार के थप्पड़ के बाद तुम मुझसे एंग्री होगी और दोबारा मेरे सामने नहीं आओगी। एला ने कहा, मैंने तुम्हें अपसेट किया। जो मैंने पहले किया उसके मुकाबले अगर तुम मुझे और भी मारो तो मैं सह लूंगी। उसका अपोलोजेटिक एटीट्यूड बहुत अच्छा था। मैं सोफा पर बैठ गया। एला पास आई। मैं तुम्हारा रिपोर्ट कार्ड लाई हूं। मैं अपने मार्क्स लेने ही गया था, इसलिए एला उन्हें मेरे लिए ले आई थी। मैंने एला की तरफ देखा। तुमने इस सेमेस्टर काफी इम्प्रूव किया है। अगर सोफिया तुम्हें ट्यूटरिंग देती रही तो टॉप स्कूल में जाना कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं पहले ही अपनी ग्रेड के टॉप 20 में आ चुका था। ये ऐसा रिजल्ट था जिसकी कल्पना एला ने पहले कभी नहीं की थी। एला इतनी अच्छी खबर लाई थी तो मैंने भी उससे पूछा, तुम्हारा क्या हुआ? तुम्हारा रिजल्ट कैसा रहा? यह मत कहना कि तुमने सोफिया को भी पीछे छोड़ दिया है। यह सुनकर एला का चेहरा उतर गया। उसने पछतावे के साथ कहा, तुम उसके साथ पढ़ते हो, तुम्हें उसकी एबिलिटी पता होगी। मुझे नहीं पता वह कैसे पढ़ती है। अगर वह अपनी स्टडी मेथड्स शेयर करती तो अच्छा होता। मैं खड़ा हो गया। ठीक है, मुझे जाकर कपड़े बदलने हैं। अपने कमरे में जाकर मैंने अपना रिजल्ट सोफिया के साथ शेयर किया। नीचे से सीधा टॉप 20 तक पहुंचने में सोफिया ने बहुत एफर्ट लगाया था। सोफिया ने रिप्लाई किया, कॉन्ग्रेचुलेशन। वापस आने के बाद हम दोनों अपने अपने कामों में बिजी हो गए और कुछ दिनों तक एक दूसरे से नहीं मिले। सोफिया को न आया देख एला मन ही मन थोड़ी खुश थी। सुबह वह मेरे साथ स्कूल गई और पूछने लगी, क्या तुम्हारा और सोफिया का झगड़ा हो गया है? मैंने उसकी तरफ देखा। तुम्हें ये किसने बताया? एला ने अपनी बात जारी रखी। तो फिर तुम दोनों एक दूसरे से मिले क्यों नहीं? वह तुम्हें ढूंढते हुए भी नहीं आई। मुझे यह लड़की काफी मजेदार लगी। एक दूसरे से न मिलने का मतलब झगड़ा होना नहीं होता। सोफिया और मेरा रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, तुम वो चिंता मत करो। एला थोड़ी बेचैन थी। जैक, क्या मुझे नीचा दिखाने के लिए तुम्हें इतना आगे जाने की जरूरत है? अगर तुम कहते हो कि मैंने पहले तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया, तो मैं समझ सकती हूँ कि तुम मुझे परेशान कर रहे हो। लेकिन अब मैं सच में तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। जितना मैंने उसे इग्नोर किया, वह उतना ही जोर देने लगी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इतने समय से हमारे बीच की भावनाओं को सोफिया इतनी आसानी से बदल सकती है। मैंने एला की तरफ देखा। क्या पूरे विंटर ब्रेक में तुमने यही जवाब सोचा है? एला ने कहा, मैं सच में खुद में सुधार कर रही हूँ। मैं मुस्कुराया।
खैर, जैक की फैमिली के पास जो कुछ भी है, उसे पाने के लिए तुम काफ़ी मेहनत कर रही हो। उसकी आँखें इस वक़्त बहुत मासूम लग रही थीं। अगर मुझे पहले से पता नहीं होता कि वह किस तरह की इंसान है, तो शायद मैं धोखा खा जाता। एला ने मेरी बात सुनी और दुःख भरे एक्सप्रेशन के साथ मेरी ओर देखा। तुम्हारी नज़रों में, क्या तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो? क्या मैं वैसी इंसान हूँ? मैंने तुम्हें अपना पूरा दिल दे दिया और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी फैमिली की दौलत के पीछे हूँ? मैं अपनी हंसी नहीं रोक सका। तो फिर तुम किस तरह की इंसान हो? एला नाखुश थी। ऐसा लगता है कि तुम्हें वाकई मुझ पर भरोसा नहीं है। मैंने मैसेज चेक करने के लिए अपना फोन उठाया। मुझे सीधे तौर पर इग्नोर करते देख एला को बहुत अपमानित महसूस हुआ। जैक, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। मैंने बेपरवाही से कहा। मैंने सुन लिया। एला और भी भड़क गई। क्या तुम्हें जरा भी खुशी महसूस नहीं होती? मैंने एला की तरफ देखा, उसकी बातों से उलझन में होने का नाटक करते हुए। किस बात की खुशी? कि तुमने कहा कि तुम मुझे पसंद करती हो? क्या तुम्हारा लगाव वाकई इतना कीमती है? अगर रयान उसे इग्नोर नहीं कर रहा होता, तो क्या वह मेरे पीछे इतना पड़ती? एला के लिए मेरी आंखों में जो बेरुखी थी, वो सबसे बड़ा मजाक था। कुछ ही देर में हम स्कूल पहुंच गए। मैंने कहा, कार से बाहर निकलो। एला ने दरवाजा खोला और बाहर निकल गई। मेरी बातों की वजह से वह बहुत गुस्से में थी। उसने मेरा इंतजार नहीं किया और सीधे स्कूल के अंदर चली गई। मैं कार से बाहर निकला, उसे जाते हुए देखा और मुझे थोड़ा मजाक लगा कि वह अब भी नखरे दिखा रही थी। एला स्कूल के अंदर गई और अचानक उसने रयान को गेट पर खड़े इधर उधर देखते हुए देखा। रयान ने उसे अंदर आते देखा और उसे विश किया। पूरे एक सेमेस्टर के बाद एला रयान को देख रही थी। एला का चेहरा रूखा था। रयान ने उसे ब्रेकफास्ट देने की कोशिश की। अभी खरीदा है। एला ने उसकी बात टाल दी। मैंने पहले ही खा लिया है। मेरे उकसाने के बाद वह कुछ भी खाने की हालत में नहीं थी। रयान ने देखा कि उसका मूड खराब है और पूछा, क्या हुआ? तुम्हें किसने गुस्सा दिलाया? एला ने अपने होठ सिकोड़े और क्लासरूम की तरफ चल दी। रयान उसके साथ चलने लगा। क्या जैक वापस आ गया है? वे रिपोर्ट कार्ड लेते समय मिले थे, इसलिए रयान को पता था एला मेरे साथ न्यूयॉर्क नहीं गई थी। विंटर ब्रेक के दौरान रयान ने उसे कई बार बाहर चलने के लिए कहा था, लेकिन वह कभी नहीं गई। वह बस मेरे और सोफिया के बारे में सोच रही थी। एला बिल्कुल भी शांत नहीं हो पा रही थी। पहले उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसे पता था कि मैं हमेशा वहीं रहूंगा। अब उसे एहसास हो गया था कि अगर उसने थोड़ी सी भी ढील दी, तो मैं किसी और के साथ चला जाऊंगा। एला ने कहा, वह वापस आ गया है। रयान ने पूछा, क्या तुम उसके साथ नहीं गई थी? एला ने रूखेपन से कहा, वह मेरे पीछे है। उसके ऐसे एक्सप्रेशन देखकर रयान ने पूछा, क्या तुम दोनों का झगड़ा हुआ है? उसे थोड़ा छोड़ दो। क्या तुम्हें लगता है कि वह मेरी तरह है, जो तुम्हारी हर बात बर्दाश्त कर लेगा? जैक और रयान की स्थिति एक जैसी थी, इसलिए रयान के सामने उसे कमतरी का एहसास नहीं होता था। रयान की बातों से उसका गुस्सा थोड़ा शांत हुआ। एला ने बताया कि वह सोफिया के साथ न्यूयॉर्क गया था। रयान को एला के लिए थोड़ा बुरा लगा। एला, तुम कितनी बेचारी हो। एला ने आ भरी। वह चाहता है कि मेरे साथ रहने से पहले मैं एग्जाम में सोफिया से ज्यादा स्कोर करूं, वरना वह कहता है कि मैं उसके लायक नहीं हूं। इन बातों को सोचकर ही एला को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह किससे शिकायत करे। उसके लिए रयान अपनी बात कहने का एक अच्छा जरिया था। एला की बात सुनकर रयान को भी यह बात अजीब लगी। क्या वो पागल हो गया है? क्या वह सच में खुद को कोई बहुत बड़ा आदमी समझता है? सोफिया का बैकग्राउंड क्या है और तुम्हारा क्या है? सोफिया जैसे अमीर बच्चों के पास बचपन से ही ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिनका हम मुकाबला नहीं कर सकते। क्या सोफिया से बेहतर स्कोर करना इतना आसान है? रयान को अपने मन की बात कहते देख एला ने आ भरी। वैसे भी मैं उसके लायक नहीं हूं। मैं अब से उससे दूर रहूंगी। रयान ने उसकी तरफ देखा। एला, तुम कितनी बेचारी हो। यह सब मेरी गलती है कि मैंने तुम्हें जैक की तरफ धकेला और वह ऐसा इंसान निकला। एक तरफ वह हर दिन तुम्हारे साथ स्कूल आता जाता है, जिससे सबको लगता है कि तुम उसकी पालतू हो। दूसरी तरफ वह इतना हाई एंड माइटी अहंकारी व्यवहार करता है, यहाँ तक कि मैं भी इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। एला चुप रही। रेहान थोड़ी देर चुप रहा। फिर उसने पूछा,
उसके और सोफिया के बीच चीजें कैसी थीं? अब इतने समय बाद सोफिया को उसकी सारी शैडी संदेहजनक हरकतों के बारे में पता चल गया होगा, है ना? एला ने बताया कि सोफिया पिछले कुछ दिनों से उससे मिलने नहीं आई है। उस दिन वह अकेला ही वापस आया था। शायद उनके बीच अनबन हो गई होगी। रेयान ने एला के लिए एक स्कीम बनाई। तो फिर अभी उस पर ध्यान मत दो। तुम उसके साथ जितना अच्छा व्यवहार करोगी, उसे उतना ही लगेगा कि तुम उसके बिना नहीं रह सकती। इसलिए वह नखरे दिखाता है। बस कुछ दिनों के लिए उसके साथ पहले की तरह रूखा व्यवहार करो। वह पक्का एंग्शियस बेचैन हो जाएगा। एला ने भी यही सोचा। हालांकि वह सच में मेरे साथ अच्छा व्यवहार करना चाहती थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह बिना किसी वजह के मेरी हर बात मानेगी। ब्रेक के दौरान रयान एला के पास दौड़ कर आया और जानबूझकर मेरे सामने उससे बात करने लगा, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। ये देखकर कि मेरा कोई रिएक्शन नहीं था, रयान थोड़ा बेचैन हो गया और उसने खुद मुझसे बात शुरू की। जैक, तुम्हारा न्यूयॉर्क ट्रिप कैसा रहा? मैंने शांति से जवाब दिया, काफी मजेदार था। रेहान ने फिर पूछा, क्या तुम सोफिया के साथ गए थे? रेहान के मुंह से सोफिया का नाम सुनकर आसपास के लोग मेरी तरफ देखने लगे। मैंने कहा, सही कहा। सोफिया के साथ मेरे रिलेशनशिप से इनकार करने की कोई जरूरत नहीं थी। सामने बैठे एक लड़के ने मजाक में कहा, सोफिया ने अभी तक तुम्हें डंप नहीं किया। मुझे पता था कि ये लोग क्या सोच रहे हैं। मैंने शांति से कहा, नहीं, वह मुझे बहुत पसंद करती है। रयान एला की तरफ से बोला, तो फिर एला का क्या? तुम उसे हर दिन अपने पीछे घुमाते हो, क्या ये बहुत ज्यादा नहीं है? रयान को सबके सामने मुझसे इतना सीधा सवाल पूछते देख मैं एक पल के लिए रुक गया। अगर मुझे सही याद था तो वह वही था जिसने सबसे पहले एला को मेरी तरफ धकेला था। जब एला ने मना किया था तो उसने ब्रेकअप करने तक की धमकी दी थी। मैंने रयान को हैरानी से देखा। क्या वह तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है? रयान ने मेरी आंखों में देखा। गर्लफ्रेंड शब्द ने उसे थोड़ा असहज कर दिया। आखिर वे सब अभी स्टूडेंट्स थे। अगर वे सच में डेटिंग कर रहे होते तो भी वे इसे बहुत गुप्त रखते। थोड़ी देर बाद रयान ने जिद्दी होकर कहा, एला और मैं सिर्फ क्लासमेट्स हैं। मैंने कहा, ऐसा नहीं हो सकता। क्या तुम दोनों का रिलेशनशिप बहुत अच्छा नहीं है? उसके बर्थडे पर क्या तुमने सबके सामने नहीं कहा था कि तुम दोनों डेट कर रहे हो? क्या मुझे गलत याद है? मैंने जानबूझकर आसपास देखा। जैसे ही मैंने इसका जिक्र किया, सबको याद आ गया कि रयान ने क्या कहा था। उस समय रयान सिर्फ एला को अपने साथ जोड़ना चाहता था और उसने अपने लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा था। लेकिन जब से उसे पता चला था कि एला सिर्फ एक ड्राइवर की बेटी है, वह बहुत अजीब स्थिति में था। यह देखकर कि वह अनजान बनने की कोशिश कर रहा है, मैंने उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ा। मैंने उलझन में होने का नाटक किया। वैसे यह अजीब है, तुम दोनों आजकल साथ नहीं घूम रहे हो क्या? इसलिए क्योंकि तुम्हें पता चला कि एला की फैमिली के पास पैसे नहीं है, कि वह सिर्फ मेरे घर के ड्राइवर की बेटी है? क्या तुम अब उसे डेट नहीं करना चाहते? मेरी इन चंद बातों ने रयान को एक गोल्ड डिगर पैसों का लालची साबित कर दिया। रयान का चेहरा लाल हो गया। याद करने पर सच में वह वही था जिसने एला को डेट करने की बात शुरू की थी। अब रयान पूरी तरह फंस चुका था। अगर उसने सच में एला से ब्रेकअप कर लिया या उसके साथ बुरा बर्ताव किया तो दूसरे उसके बारे में क्या सोचेंगे? अपनी परफेक्ट इमेज खराब होने के डर से रयान ने सफाई दी, नहीं, मैंने बस तुम्हें रोज एला के साथ देखा, इसलिए मैंने तुम दोनों को डिस्टर्ब करने की हिम्मत नहीं की। मुझे पता है कि तुम हमेशा से एला को पसंद करते थे, इसलिए मैंने सोचा कि एक लड़की के लिए हमारे क्लासमेट रिलेशनशिप को खराब करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम दोनों के लिए पीछे हटने को तैयार हूँ। मुझे डर था कि वह एला को मुझ पर थोप देगा, इसलिए मैंने तुरंत सफाई दी। कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर ऐसी बात है तो निश्चिंत रहो कि मेरे और एला के बीच कुछ नहीं है। वह बस मेरे साथ स्कूल तक राइड लेती है और जैसा तुमने कहा, मैं उसे अपने पीछे बिल्कुल नहीं घुमा रहा हूँ। सोफिया जैसी बेहतरीन लड़की के होते हुए मैं अंधा नहीं हूँ। मैं तुमसे मुकाबला क्यों करूंगा? मेरी इन बातों ने एला को पूरी तरह नीचा दिखा दिया, खासकर जब मैंने सोफिया और एला की तुलना की। अंतर बिल्कुल साफ था। मुझे एला के बारे में इस तरह बात करते देख और फिर एला को उसकी तरफ धकेलते देख रयान को स्वाभाविक रूप से यकीन नहीं हुआ। वो किसी ऐसी लड़की को क्यों अपनाए जिसे मैं नहीं चाहता था?
वो कोई कचरा नहीं उठा रहा था। रेयान ने कहा, अगर ऐसी बात है तो तुमने उसे झूठ क्यों बोला कि एक बार जब वो सोफिया से ज्यादा स्कोर कर लेगी तो तुम उसके साथ रहोगे? क्या ये उसे अपने पीछे घुमाना नहीं है? मैंने अर्थपूर्ण तरीके से एला की ओर देखा। उम्मीद नहीं थी कि वह रयान को भी ये बताएगी। मैं मुस्कुराया और कहा, वह सिर्फ इसलिए क्योंकि एला ने खुद आगे बढ़कर कहा था कि वह मेरे साथ रहना चाहती है। शायद इसलिए क्योंकि उसने देखा कि पिछले सेमेस्टर मैंने उसे इग्नोर किया था, तो वह एंग्शियस बेचैन होने लगी। मैंने उसे रिजेक्ट करने के लिए ही ऐसा कहा था। हर कोई जानता है कि एग्जाम में वह हमेशा सोफिया से पीछे रहती है। वह सोफिया को कभी पीछे नहीं छोड़ सकती। तुम सच में यह तो नहीं सोचते कि मैंने उसे उम्मीद देने के लिए ऐसा कहा था? अगर मैं उसे सच में चांस भी दूं, तो भी वह सोफिया से आगे नहीं निकल सकती, है ना? रयान मूल रूप से इसका इस्तेमाल मुझे बदनाम करने के लिए करना चाहता था, ताकि लोग मुझे एक जर्क घटिया इंसान के रूप में देखें। किसे पता था कि मैं पासा पलट दूंगा? अब सबको पता चल गया था कि एला ने मुझे कन्फेस किया था और मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया था। रयान को गुस्से में मुझे घूरते देख मैं मुस्कुराया। नाराज मत हो रयान। मुझे पता है कि तुम एला के लिए कितने समर्पित हो, वरना तुम यहाँ उसके पक्ष में खड़े नहीं होते। असल में यकीन रखो, एला भी तुम्हें बहुत पसंद करती है। बस तुम दोनों का पहले झगड़ा हुआ था, इसलिए उसने तुम्हें जेलस जलन महसूस कराने के लिए मेरा इस्तेमाल किया। उसके दिल में सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला इंसान अब भी तुम ही हो। यहाँ कौन यह नहीं जानता? वह पहले तुम्हारे लिए कितनी अच्छी थी। जब तुम बीमार थे तो वह सबसे ज्यादा चिंतित थी। इसलिए तुम दोनों को खुशी खुशी साथ रहना चाहिए। मेरी वजह से कोई गलत फहमी मत पालो। यह कहने के बाद मैंने एला की ओर देखा। तुम जल्दी से अपने बॉयफ्रेंड को सफाई क्यों नहीं देती? तुमने पहले जो मेरे साथ रहने की बात कही थी, वह सिर्फ उसे जेलस करने के लिए थी ना? एला ने मेरी ओर देखा। वह पहले वाकई रेयान से मुकाबला कर रही थी, लेकिन अब मेरी इन बातों ने उसे पूरी तरह शर्मिंदा कर दिया था। अब वह सच में मेरे साथ रहना चाहती थी, फिर भी मैंने उसके साथ एक कुत्ते जैसा व्यवहार किया। मूल रूप से अपने बर्थडे वाले दिन एला को लगा था कि उसने एक बार अपनी इज्जत खो दी और अब इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं होगा। लेकिन अप्रत्याशित रूप से एक बार अपमानित करने के बाद अब मैं उसे दूसरी बार अपमानित कर रहा था। एला ने मेरी ओर देखा और कहा, जैक, मैंने तुम्हें एक चांस दिया था। तुम ही थे जिसने इसे नहीं चाहा। वह सच में मेरे साथ रहना चाहती थी, फिर भी मैंने उसकी कद्र नहीं की और उसके साथ ऐसा व्यवहार किया। तो मूर्ख थी कि उसने मुझे अपने साथ खेलने दिया। उसे यह कहते सुनकर कि उसने मुझे चांस दिया, मैंने लाचारी से कहा, यह तुम मुझे चांस नहीं दे रही हो। बात यह है कि मेरे पास तुम्हारे लिए चांसेस बहुत पहले ही खत्म हो चुके हैं। यह कहने के बाद मैंने रेयान की ओर देखा। रेयान, एला तुम्हारे लिए बहुत अच्छी है। मुझे वाकई तुमसे थोड़ी जेलसी जलन हो रही है। देखो, मैंने पहले उसे सब कुछ दिया, फिर भी उसके दिल में सिर्फ तुम थे। वह तुम्हारे लिए वाकई बहुत अच्छी है। तुम्हारे जैसा अच्छा इंसान उसे कभी धोखा नहीं देगा, है ना? रेयान ने टूटती हुई एला को देखा, फिर देखा कि सब उसे देख रहे हैं। रेयान ने कहा, मेरे और एला के बीच जो है उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मैंने बस देखा कि तुम उसे कितना पसंद करते थे, इसलिए मैं उसे तुम्हें देना चाहता था। उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने बड़े जर्क निकलोगे। मैंने कहा, सही है, मैं एक जर्क हूं। मैं तुमसे मुकाबला कैसे कर सकता हूं? अगर मैं एला होता तो इस जन्म में तुमसे शादी न करने पर मुझ पर बिजली गिर जाती। क्लास के बाद मैं टीचर के पास अपनी सीट बदलवाने का अनुरोध करने गया, क्योंकि पिछले सेमेस्टर मेरे मार्क्स काफी सुधर गए थे। टीचर ने मेरी बात मान ली और मुझे एक साधारण लड़के के साथ बिठा दिया। मेरी नई सीट एला से काफी दूर थी और मैं उससे नाम मात्र की बात करता था। पहले सबको लगता था कि मैं सिर्फ मजाक कर रहा हूं, लेकिन अब मुझे खुद एला से दूरी बनाते देख सबको यकीन हो गया कि मैं सीरियस हूं। क्लास के बाद एला खाना खाने नहीं गई। रेहान उसके पास बैठ गया और उसे देखने लगा। खाना नहीं खा रही? तुम जाओ, मुझे भूख नहीं है। वह सच में कुछ भी निगलने की हालत में नहीं थी। रेहान उसकी परवाह किए बिना नहीं रह सका। तो मैं तुम्हारे लिए कुछ ले आता हूँ। एला ने सिर उठाकर रेहान को देखा। तुम्हें इतने सारे लोगों के सामने वह सब कहने की क्या जरूरत थी? अगर रेहान ने मुंह न खोला होता
तो उसके बाद जो कुछ भी हुआ वह नहीं होता। रयान को उम्मीद नहीं थी कि एला उस पर गुस्सा करेगी। मैं तो बस तुम्हारा पक्ष लेने की कोशिश कर रहा था। एला वाकई बहुत परेशान थी। रयान के सामने भी वह अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाई। क्या तुम्हें नहीं दिख रहा कि इससे तुम कितने बेवकूफ लग रहे थे? अब उन सबको पता चल गया है कि मैं जैक के पीछे पड़ी थी। रयान को भी बहुत पछतावा था। मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसा बन जाएगा। मुझे लगा कि अगर मैं उससे कुछ बातें कहूंगा तो वो सोचेगा। किसे पता था कि वह। एला ने रूखेपन से कहा, मुझे शुरू से ही तुम्हारी बात नहीं माननी चाहिए थी। खुद आगे बढ़कर उससे सुलह करने गई ताकि उसे ऐसा मौका मिल सके। रेयान ने माफी मांगी। ये मेरी गलती है। मैंने ठीक से नहीं सोचा था। मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि जैक ऐसा हो जाएगा। वह अब बिल्कुल अजनबी बन गया है। हम सब क्लासमेट्स हैं। वह इतना पत्थर दिल कैसे हो गया? ये तो वही बात हुई कि अगर मैं तुम्हें नहीं पा सकता तो तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। एला ने और कुछ नहीं कहा। उसका चेहरा सख्त था। किस्मत से वह शुरू से जानती थी कि लोग सिर्फ खुद पर भरोसा कर सकते हैं। रेयान ने उसे चिंता से देखा। तो अब तुम क्या कर वाली हो? और कॉलेज भी है। एला ने कहा, ठीक है, मेरे पास स्कॉलरशिप है। मैं पार्ट टाइम काम भी कर सकती हूँ। अगर मेरा एडमिशन हो गया तो क्या मुझे पैसों की चिंता होगी? वह अब 18 साल की थी और अपना बैंक खाता खोल सकती थी। वह अपनी पार्ट टाइम कमाई एक ही वॉलेट में जमा करेगी जहां से उसके पिता अब उसे चुरा नहीं पाएंगे। उस दोपहर स्कूल के बाद एला वापस जैक के घर गई और बाहर जाने के लिए अपना सामान बांधने लगी। मैंने देखा कि वह काफी सक्रिय थी और मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ। अब और नहीं रुक रही। एला ने मेरी तरफ देखा। रुकूंगी तो तुम मुझ पर हंसोगे। जैक, क्या तुम्हें खुद पर गर्व महसूस नहीं हो रहा? मैंने अपना सिर घुमा लिया और कहीं और देखने लगा। उसे कोई जवाब नहीं दिया। मेरी बेरुखी देखकर एला ने गुस्से में कहा, मैं सच में तुम्हारे साथ रहना चाहती थी। मैंने यहां तक सोचा था कि मैं रेयान से मिलना बंद कर दूंगी, लेकिन तुम वाकई इसके लायक नहीं हो। मैं सफाई देने के लिए बहुत आलसी था और बस ठंडी हंसी हंसा। एला ने मेरा यह हाई एंड माइटी अहंकारी रवैया देखा। मैं देखूंगी कि सोफिया तुम्हें कब डंप करती है। तब देखूंगी कि तुम कितने लाचार होगे। जब ऐसा हो तो मेरे पास भीख मांगने मत आना। ये कहकर वह सीधे दरवाजे से बाहर निकल गई। उसने पहले सोचा था कि मैंने उसे यहां इसलिए रखा है क्योंकि ये उसके लिए अच्छा था। अब उसे लगा कि मैं बस उसे अपमानित करना चाहता था और उस दिन का इंतजार कर रहा था जब वह खुद यहां से चली जाए। मार्च और अप्रैल बीत गए। एला ने अभी तक सोफिया को मुझे डंप करते नहीं देखा। मई में मुझे अपने पिता से किया वादा याद आया और मैंने उन्हें फोन करके कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम से पहले मेरे पास आने को कहा। जैक के पिता मान गए कि वह 10 मई से पहले वापस आ जाएंगे। मुझे याद था कि मेरे पिता का एक्सीडेंट मई के अंत में हुआ था। अगर वह 10 तारीख से पहले वापस आ जाते तो वह ठीक रहते। लेकिन उस दोपहर जब मैं स्कूल में ही था, मुझे अंकल थॉर्नटन का फोन आया। जैक, तुम्हारे पिता का एक्सीडेंट हो गया है। मैंने फोन नीचे रखा, टीचर को बताया और सीधे क्लासरूम से बाहर निकल गया। एला और रयान ने मुझे बाहर जाते देखा और दोनों ने सिर उठाकर मुझे देखा। रयान ने पूछा, वह कहाँ जा रहा है? एला ने मेरे चेहरे पर घबराहट देखी और अपनी भौहें सिकोड़ी। स्कूल से निकलकर मैंने ड्राइवर को मुझे लेने के लिए बुलाया। तब तक कोई हाई स्पीड रेल नहीं थी और साधारण ट्रेनें बहुत धीमी थी। एकमात्र विकल्प कार चलाकर जाना था। अपनी पास्ट लाइफ को याद करते हुए मुझे तब भी अपने पिता के एक्सीडेंट की खबर मिली थी और मैंने एला से अपने साथ चलने को कहा था। उसने मना कर दिया था। उसने कहा था कि उसकी क्लासेस हैं और जाने से कोई मदद नहीं मिलेगी। अंत में वह इसलिए नहीं गई थी ताकि वह रेयान का बर्थडे मना सके। जैक, मैंने आवाज सुनी और ऊपर देखा तो सोफिया आ रही थी। वह कार से उतरी और मुझसे कहा, अंदर बैठो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इस वक्त यहाँ आएगी। उसे देखकर मुझे थोड़ा दुख महसूस हुआ और मैंने कहा, मेरे डैड का एक्सीडेंट हो गया है। सोफिया ने सिर हिलाया। मुझे पता है, मैंने अपने कजिन से सुना, इसलिए मैं तुम्हें लेने आई हूँ। उसकी बात सुनकर मैं कार में बैठ गया। अपनी पास्ट लाइफ में एला की बेरुखी वाली प्रतिक्रिया की तुलना में सोफिया का एटीट्यूड बहुत भरोसेमंद था और सुकून देने वाला भी। बात बस इतनी थी कि हालांकि मैं इस स्थिति से एक बार गुजर चुका था, फिर भी मैं इस हकीकत का सामना नहीं कर पा रहा था। मेरा पुनर्जन्म हुआ था
फिर भी मेरे डैड का एक्सीडेंट क्यों हुआ? और तो और, इस बार एक्सीडेंट का समय भी काफी पहले था। मैं कार की खिड़की के सहारे झुक गया और अपनी कलाई को कसकर पकड़ने लगा, खुद को कांपने से रोकने की कोशिश कर रहा था। मेरे डैड इस दुनिया में मुझे सबसे ज्यादा प्यार करने वाले इंसान थे। मेरी पास्ट लाइफ की त्रासदी उनके जाने के बाद ही शुरू हुई थी। मैं बस चाहता था कि वे मेरे साथ रहे। बाहर बारिश हो रही थी। सोफिया ने देखा कि मैं कुछ बोल नहीं रहा हूं। उसने पानी लिया, उसका ढक्कन खोला और मेरी तरफ बढ़ाया। जैक, थोड़ा पानी पी लो। मैंने सोफिया की तरफ देखा। मैंने पानी नहीं लिया, बस लाल आंखों से उसे देखता रहा। मुझे प्यास नहीं है, सोफिया ने कहा। अभी पहुंचने में थोड़ा समय लगेगा। मिस्टर जैक के डैड क्रेम बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अगर वहां से कोई खबर आएगी तो मेरा कजिन मुझे तुरंत कॉल करेगा। ज्यादा वॉरी मत करो। उसे इतनी देर तक मुझे दिलासा देते देख मैंने पानी लिया और थोड़ा पिया। सोफिया मुझे देख रही थी। वह जानती थी कि मेरे दिल में कितना दर्द है। वह इस एहसास को बहुत अच्छी तरह समझती थी, क्योंकि उसने कभी अपनी माँ को अपनी आंखों के सामने मरते देखा था। वह उसके बचपन की सबसे डरावनी याद थी। हम हॉस्पिटल पहुंचे। रात के 9 बजे बज चुके थे। अंकल थॉर्नटन ने मुझे और सोफिया को अंदर आते देखा और पास आए। तुम आ गए, मेरी आवाज भर्राई हुई थी। अंकल, मेरे पापा कैसे हैं? अंकल थॉर्नटन ने कहा। किस्मत से इमरजेंसी ट्रीटमेंट समय पर मिल गया। वो फिलहाल खतरे से बाहर है। अभी ज्यादा चिंता मत करो। सच में? हालांकि अंकल थॉर्नटन ने ऐसा कहा था, फिर भी मैंने अनजाने में दोबारा पूछा। अंकल थॉर्नटन ने कहा, वह सच में ठीक है, बस अभी तक होश में नहीं आए हैं। चलो, मैं तुम्हें उनसे मिलवाता हूँ। मेरी पास्ट लाइफ में भी अंकल थॉर्नटन ने ही मुझे पापा के एक्सीडेंट के बारे में बताया था। मैंने पूछा, अंकल थॉर्नटन, आप यहाँ कैसे? उन्होंने कहा, मैं यहाँ हाल ही में मीटिंग्स के लिए आया था और इत्तेफाक से वही था जब तुम्हारे डैड का एक्सीडेंट हुआ। मैंने आगे पूछा, डैड को हुआ क्या था? अंकल थॉर्नटन ने जवाब दिया, पिछले कुछ दिनों से भारी बारिश हो रही है। वहां लैंडस्लाइड भूस्खलन हुआ था। शुक्र है कि मैं समय पर पहुंच गया। इलाज के लिए सबसे अच्छे डॉक्टर्स को बुला लिया है। यहाँ का मेडिकल एनवायरनमेंट लेकवुड जितना अच्छा नहीं था, लेकिन अंकल थॉर्नटन के कुछ कनेक्शंस थे। नीति, अंकल थॉर्नटन के कुछ कनेक्शंस थे। उनके भरोसे के साथ अब डैड खतरे से बाहर थे। मैं डैड को देखने गया, उन्हें बिस्तर पर लेटे देखा। फिर मैं सेक्रेटरी यान से मिलने गया। वो बिस्तर पर लेटी थी, उनके घावों पर बैंडेज बंधी थी। मुझे अंदर आते देख वह उठकर बैठना चाहती थी। यंग मास्टर, मैंने कहा, आप बैठी रहिए, मैं बस आपको देखने आया था। उन्होंने पूछा, मिस्टर डैड कैसे हैं? क्या उन्हें होश आ गया? मैंने सिर हिलाया, अभी नहीं, डैड को काफी चोटें आई हैं। सेक्रेटरी यान ने सिर झुका लिया। हमें बारिश में बाहर नहीं जाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने बाहर जाने की जिद की। उन्होंने यहां तक कहा कि मैंने पूछा, क्या कहा? सेक्रेटरी यान ने मेरी तरफ देखा। उन्होंने कहा कि क्योंकि उन्होंने तुमसे 10 तारीख से पहले मिलने आने का वादा किया था, इसलिए उन्हें अपना काम खत्म करना ही होगा। ये शब्द कहते समय उनकी आंखों में थोड़ा दोष ब्लेम था। अगर मेरी वजह से नहीं होता तो डैड का यह एक्सीडेंट नहीं होता। उन्हें अपनी ओर देखते देख मैं तुरंत समझ गया कि उनका क्या मतलब है। उन्हें लगा कि मैंने ही डैड को नुकसान पहुंचाया है। तभी सोफिया वहां आई और मुझसे कहा, डैड को होश आ गया है। मैं तेजी से हॉस्पिटल रूम की ओर भागा और देखा कि डैड बिस्तर पर लेटे थे और अब होश में थे। उन्होंने मुझे देखा और कमजोर आवाज में कहा, जैक। मैं दास के पास बैठ गया और उनका हाथ पकड़ लिया। डैड, मुझे रोते देख उन्होंने कहा, तुम रो क्यों रहे हो? मैं ठीक हूं। मैं देर रात तक डैड के साथ हॉस्पिटल में ही रहा। अंकल थॉर्नटन ने सोफिया को मुझे वापस ले जाकर आराम कराने को कहा। सोने से पहले मैं नहाने गया। चूंकि मैं इतनी अचानक आया था, इसलिए मैं कोई कपड़े साथ नहीं लाया था। बाथरोब पहनकर मैं बाहर निकला तो सोफिया एक कुर्सी पर बैठी थी। मुझे गीले बालों में बाहर आते देख वह एक पल के लिए ठिठ गई। हालांकि वह हर दिन मेरे साथ रहती थी, लेकिन उसने मुझे पहले कभी इस तरह नहीं देखा था। उसने थोड़ा असहज होकर अपनी नजरें फेर ली। सोफिया बाथरूम में गई, एक हेयर ड्रायर ढूंढा और बाहर आई। जैक, बैठ जाओ, मैं तुम्हारे बाल सुखा देती हूँ। मैंने उसके चेहरे पर दृढ़ भाव देखे और कुर्सी पर बैठ गया।
सोफिया मेरे सामने खड़ी होकर मेरी बाल सुखाने लगी। मैंने शीशे में सोफिया के गंभीर चेहरे को देखा और पूछा, क्या तुमने पहले कभी किसी और के बाल सुखाए हैं? उसने खामोशी से मेरी ओर देखा। नहीं, तुम्हें ऐसा क्यों लगा? मैंने कहा, बस तुम्हें बाल सुखाते देखकर लगा कि शायद तुमने पहले किसी और के लिए ऐसा किया होगा। कुछ देर तक होटल रूम में सिर्फ हेयर ड्रायर की आवाज गूंजती रही। यहाँ आने के रास्ते में मैंने कई तरह की बुरी संभावनाओं के बारे में सोचा था। मुझे लगा था कि पिछली बार की तरह मैं फिर से अपने पापा को खो दूंगा। किस्मत से ये बस एक बड़ा खतरा टल गया था। सोफिया के बाल सुखाने के बाद मुझे इतनी नींद आने लगी कि लगा जैसे मैं अभी गिर जाऊंगा। उसने मुझसे कहा, सो जाओ। मैं उठा, कंबल हटाया और बिस्तर पर लेट गया। थोड़ी देर बाद मैंने फिर से आंखें खोली और देखा कि सोफिया बाथरूम से बाहर आई है। मैंने पूछा, क्या तुम बाहर जा रही हो? सोफिया ने जवाब दिया, नहीं, मैं यहीं रुक रही हूँ। मुझे तुम्हारा अकेले रहना ठीक नहीं लग रहा, खासकर तब जब तुम आज इतने परेशान हो। तुम पक्का मिस्टर क्रेम को लेकर चिंतित होगे? मैंने पूछा। तो फिर तुम कहाँ सोगी? मेरी बात खत्म होते ही सोफिया ने पास की अलमारी से एक अतिरिक्त कंबल निकाला और उसे फर्श पर बिछा दिया। मैं फर्श पर सो जाऊंगी। कुछ देर बाद उसने कमरे की लाइट बंद कर दी और लेट गई। पर्दे नहीं लगे थे, इसलिए बाहर से सड़क की रोशनी अंदर आ रही थी। मैंने करवट ली। पास में उसकी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। मैंने आवाज दी, सोफिया। सोफिया ने धीरे से कहा, मैं यही हूं। मेरी आवाज में आलस था। आज मेरे साथ आने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। सोफिया ने कहा, जब तक मिस्टर क्रेम ठीक हैं, तब तक शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है। मैंने अपनी बात जारी रखी, अगर आज तुम यहां नहीं होती तो मुझे वाकई बहुत बेबस महसूस होता। उसके साथ होने से सब कुछ ज्यादा स्थिर लग रहा था। सोफिया ने कहा, अब सो जाओ। मैं थोड़ी देर सोया और जब सोकर उठा तो सूरज की रोशनी अंदर आ रही थी। मैं बिस्तर पर बैठ गया और सोफिया को बाथरूम से बाहर आते देखा। मैंने कहा, गुड मॉर्निंग। सोफिया दरवाजे की ओर गई और एक बैग उठाया। उन्होंने कपड़े खरीदे थे और यहाँ भिजवा दिए थे। मैंने धीरे से कहा, तुम इतनी जल्दी उठ गई, क्या तुम सोई नहीं? सोफिया ने मुझे देखा। सब ठीक था। पहले की तुलना में वह कल रात काफी अच्छी नींद सोई थी। जब भी वह आंखें खोलती और मुझे अपने पास देखती, उसे मन ही मन बहुत सुरक्षित महसूस होता था। कपड़े बदलने के बाद हम ब्रेकफास्ट के लिए नीचे गए। कल जब हम हॉस्पिटल से निकले थे, तब बहुत देर हो चुकी थी। हम दोनों ने कुछ नहीं खाया था। उस समय मुझे बिल्कुल भूख नहीं थी। अब सोने के बाद मुझे काफी बेहतर लग रहा था।